बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर ये है और सबसे ज़्यादा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाने वाला है। तो इस सवाल का जवाब इस वीलॉग में हम ढूंढते हैं। बहुत सारी आलमी खबरें हैं मशरिक़ वस्ता से ख़ास तौर पर, और उस पर हमें इन चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि ऐसा बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरब दीगर अरब ममालिक के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो तो ये है कि अमेरिका ने अपने हमले को फौरी तौर पे खलीजी ममालिक से निकलने का हुक्म दे दिया है। ख़ास तौर पे सऊदी अरब को खाली किया जा रहा है और ये हुक्म दिया गया है अमरीकी हुकूमत की जानिब से कि सफारती अमला, ख़ास तौर पे जो सफारतकार भी हैं, वो फौरी तौर पे सऊदी अरब को छोड़ दें। दीगर ममालिक से भी अमरीकी बहुत बड़ी तादाद में निकल गए हैं। तो जहाँ पर भी अमेरिका ने जंग करनी होती है या उन्हें नज़र आ रहा होता है कोई बड़ी जंग होने जा रही है, तो वहाँ वो फौरी तौर पर इनखला शुरू कर देते हैं। और अब वो दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर इसमें यह है कि ये मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है जो सऊदी वज़ारत ख़ारजा का है। इसमें ईरान को वाज़ेह वार्निंग जारी की गई है और बैनुल अक़वामी अखबारात में ये खबर छप चुकी है। सऊदी अरब ने ईरानी मौक़िफ़ को गलत करार दिया कि हमारी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। यानी सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि अरब ममालिक जहाँ अमरीकी अड्डों पर ईरान ने अटैक किया, उन ममालिक के अड्डों के ऊपर से ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। तो फिर ईरान के ऊपर अटैक हुआ कहाँ से? ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि ईरानी सदर का दावा भी गलत है कि हमारे मुल्क से या हमारी बेसिस से, जो यहाँ पे बेसिस हैं अमेरिकन की, वहाँ से इनका दावा है कि ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ। और ईरान ने जो हमले किए हैं, जिनको ईरान जवाबी हमले कहता है, वो बिला जवाज़ हैं। सऊदी अरब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और साफ ईरान को एक तरह से जंग का नोटिस या धमकी दी है। और पाकिस्तान ने जो है उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ या सऊदी हुकूमत के साथ एक दिफाई मुआहदे में हैं। ये पाकिस्तान ने कहा है इस सिचुएशन के बारे में। अब पाकिस्तान ने क्या किया और पाकिस्तान क्या जंग में उतर सकता है, यही है ना अब तक का सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि प्रोफेसर जियांग, जिनके बहुत सारे इंकशाफात या बहुत सारी उनकी पेशन गोइयाँ वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं। ये चाइनीज़ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जियांग ये कहते हैं कि अगर जंग बढ़ी तो पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार इसमें हो जाएगा। अब पाकिस्तान एक दिलचस्प सूरत हाल में है, क्योंकि 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की हमायत का इजहार किया था, लेकिन चंद माह बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बाहमी दिफाई मुआहदा कर लिया। ये जो 12 रोज़ा जंग थी, ये पिछली थी जो जून 2025 में हुई थी। उस जंग के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया था, जिसका मतलब यह है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके दिफा के लिए सामने आएगा। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक अगर इसराइल सऊदी अरब के खिलाफ मजीद फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयाँ करने में कामयाब हो जाता है और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, तो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह इम्कान भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ज़मीनी रास्ता जब इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से वो लड़ाई शुरू कर दे, क्योंकि ईरान का जनूब मशरकी इलाका निस्बतन ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता है, जबकि शुमाल मगरबी हिस्सा ईरान का जो है वो मजबूत है। यानी जो ईरान का एरिया तुर्की के साथ या इराक के साथ लगता है, वहाँ पे माजी में बहुत लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी हैं। तो उन्होंने अपना सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे डेवलप किया है, यहाँ पे उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से उनको लगता था सत्ते खैरा ने, लेकिन यहाँ पे वो कमज़ोर है और ये कहा जा रहा है कि इधर से भी लड़ाई शुरू हो सकती है, अमेरिका ये रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि क्या किया जाएगा, लेकिन इस वक्त इसराइल को बहुत मार पड़ रही है और इस लड़ाई का अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशरी बनने जा रहा है तो वो इसराइल ही होगा। इसराइल के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसराइल में कभी भी इतने बम नहीं गिरे, इतने मिसाइल नहीं गिरे। इसराइल ने वहाँ पे जितने भी कैमराज हैं, फुटेजेज हैं, सारी खत्म कर दी हैं और वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए से तबाही का कोई मंजर बाहर निकाले। आप गौर करें, जब इसराइल ईरान को मारता था या गजा के शहरियों को मारता था और उस वक्त जब रॉकेट चलते थे और सुरंगों के अंदर जाते थे या जेर ज़मीन पनागाहों के अंदर चले जाते थे इसराइली, तो तब बड़ी वीडियोज़ आती थी नीचे से, तब बहुत सारे मनाजिर आपको दिखाई देते थे। लेकिन अब बिल्कुल कोई किसी किस्म का मंजर दिखाई नहीं दे रहा, फुटेज नहीं आ रही, वीडियोस नहीं आ रही। इसराइली शहरी सारे के सारे कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो एक शदीद ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार है और वो ज़हनी मरीज बनते चले जा रहे हैं जो इसराइल के शहरी हैं। और ज़ेर ज़मीन बंकर्स भी अब उनके महफूज नहीं रहे। इंडियन मीडिया के कुछ लोग वापस गए और एक इंडियन सहाफ़ी ने यहाँ तक दावा किया कि 100 फुट नीचे तक भी जो पनागाहें हैं वो भी महफूज नहीं है, उनमें भी नुकसान हुआ है। अभी ये खबर आई है और एक दावा है और मुख्तलिफ मीडिया चैनल में ये चल भी रहा है। दावा ये कहता है कि रूसी खुफिया एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले में, यानी ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला किया है
उसमें इसराइली लीडरशिप के लिए बनाया गया जेर जमीन बंकर तबाह हो गया और इसमें अभी तक आग लगी हुई है। यानी अब बंकर भी उतने महफूज नहीं रहे क्योंकि मिसाइल बहुत बड़े और बहुत हैवी हथियार जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बंकर में इसराइली हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और फौज के आला हुकाम पनाह लेते थे। अब पता नहीं उस वक्त वहां पे वो थे या नहीं थे, लेकिन इस जगह पे वो पनाह जरूर लेते रहे माजी में। अब कितना नुकसान हुआ है क्योंकि इसराइल का कई जगह पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है और हत्ता के लबनान के करीब नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, दीगर कई जगहों पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। बेसिस के अंदर अमेरिका का नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, कुछ अमरीकी फौजी पकड़े गए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। तो आप सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो अमेरिका और इसराइल के लिए अकेले में हालात उतने अच्छे नहीं है। आप नाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर एक दबाव भी है। यूरोप उस तरीके से अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो क्या पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा? अब पाकिस्तान ने ना इस वक्त कुछ ऐसी डिमांड्स की हैं सऊदी अरब से जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, इसका जरा मैं आपको आसानी के साथ समझा देता हूं। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त जंगज़दा मुल्क बना हुआ है, उनकी ऑयल की रिफाइनरीज खतरे में है। अब नाए हुर्मुज़ बंद है, उनकी तजारत भी बंद है, सऊदी अरब के अंदर बम भी गिर रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है या खराब हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक मुल्क इतने दबाव में हो तो क्या दूसरा मुल्क उससे पैसे मांग सकता है, उससे माल का तकाजा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये इखलाकी नुक्ता नजर से भी जायज नहीं है और किसी भी हवाले से आप देखें तो जायज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब शदीद दबाव में है, पाकिस्तान ने खतरात से घिरे हुए एक मुल्क से उसके तेल के रस्ते बंद होने के बावजूद, माशी दबाव के बावजूद पैसा मांग लिया है। पाकिस्तान ने मांगा क्या, ये जरा आप देख लीजिए, इसमें आपको सारी कहानी मिल जाएगी। ये दुनिया भर के मीडिया में छप गया। 10 साल के लिए पाकिस्तान ने $5 अरब का डिपॉजिट मांगा है कि हमें कर्जा दे दें आप $5 अरब और 10 साल के लिए वो डिपॉजिट आप हमारे पास रखें। अच्छा, याद रखिएगा सऊदी अरब का पहले ही पैसा पाकिस्तान के पास है, तो बहुत मुमकिन है ये वही पैसा जो है उसको 10 साल के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि आप इसको हमारे अकाउंट में रहने दें, पैसे को आप ये पैसा अगले 10 साल तक हमारे अकाउंट से ना निकालें। 8 चीजें मांगी है पाकिस्तान ने सऊदी अरब से, जो 2 बड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि 10 साल के लिए $5 अरब आप हमारे कौमी खजाने में जमा रहने दें। नंबर 1, ये कोई पैसा हमें वो दे नहीं देंगे लेकिन हमारे कौमी खजाने में जमा रहेगा। नंबर 2, $5 अरब की तेल की सहूलत हमें दी जाए, यानी जो उधार तेल देता है सऊदी अरब उसकी मिकदार जो है वो $5 अरब तक कर दे। पहले मेरे ख्याल में $1.2 अरब थी, किसी दौर में ये $2 अरब भी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि $5 अरब का तेल, तो ये $10 अरब की पाकिस्तान ने सहूलत मांगी है और ये उधार है। ये वो पैसा नहीं है जो सऊदी अरब देगा और पाकिस्तान का हो जाएगा, ये एक उधार पैसा है जो पाकिस्तान मांग रहा है। देखिए पाकिस्तान ने करना क्या है, क्या लड़ाई में वाकई उतर जाना है? पूरे पाकिस्तान में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना, पाकिस्तान के पास रास्ता ही कोई नहीं है। आप गौर करें ना, पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ आर्जी फायदे हैं और एक तरफ मुस्तकिल खतरात हैं। यानी आर्जी फायदा आप ये उठा सकते हैं कि थोड़ा पैसा ले लें, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दें, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएं, और मुस्तकिल खतरात ये है कि फिर आपका एक पूरा बॉर्डर और वल्नरेबल हो जाएगा। आपने इंडिया के बॉर्डर के साथ कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने दी, ना इंडिया ने होने दी। अब अफगानिस्तान के साथ भी आपका वही पंगा है, रोजाना लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान का कोई एक बॉर्डर भी महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ चाइना का छोटा सा बॉर्डर है और वो महफूज होने की वजह ये है कि हमने उनके पैसे देने। अगर हमने उनके पैसे ना देने हो, वो भी एक दिन आएगा, चाइना कहेगा गवादर हमारे हवाले करो भाई, जो पैसा तुमने लिया हुआ है, इतनी बड़ी अमाउंट आपने $60 अरब के आप चाइना से कर्जे ले रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे, अब वो पैसा वापस तो करना है। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या देंगे उन्हें? वो मुझे पता है कि क्या आपको देना पड़ेगा। गवादर जाके देखें चाइना ने कैसा बना दिया और उसको किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। एक तरफ तो आर्जी फायदे हैं, मैंने आपको बताया, और एक तरफ मुस्तकिल खतरात है। एक तरफ अमीर तरीन सऊदी अरब है और दूसरी तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ सुपर पावर से जंग लड़ता हुआ ईरान है। तारीख ना अपने आप को दोहरा रही है। हम 50 साल पीछे चले जाए ना तो हमारे पास एक डिक्टेटर था ज़िया-उल हक, उसने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो हालात उस वक्त थे, लगभग वही हालात पाकिस्तान के वापस पैदा हो चुके हैं। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर अरब ममालिक की मदद से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जहाद की बुनियाद रखी थी। आपको याद है, तब भी अमेरिका था, अमेरिका के इत्तेहादी थे और अरब ममालिक थे, और अफगानिस्तान का बैटल ग्राउंड था जहां पे पाकिस्तान ने कहा कि यह जहाद है। उस लड़ाई में पाक फौज, तालिबान, अरब और अमरीकियों ने एक साथ मिलकर शाना बशाना ये लड़ाई लड़ी थी, और बाद में उन्हीं तालिबान ने, जिनको तैयार किया गया, अफगानिस्तान के तमाम धड़ों को शिकस्त देकर इक्तदार पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान वही खड़ा है। आज ईरान में रजीम चेंज करना मकसद है और उसके लिए एक बार फिर अरब ममालिक, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल, उनके इत्तेहादी, वो सारे फिर उसी मुकाम पे दोबारा से खड़े हैं। तब भी बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो गए थे, आज भी इम्कान है कि बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो जाएंगे। तब भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुक्मरान थे और उनको और उनके इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। ज़िया-उल हक था ना
ज़ियाउल-हक को और उसके इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था इस वफादारी के बदले में। आज भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुकूमत है, एक डिक्टेटरशिप है, आसिम मुनीर साहब कंट्रोल करते हैं, तो इनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। वही मामला आज भी है। तब भी पाकिस्तान ने अपनी एक लंबी सरहद हमेशा के लिए कुर्बान कर दी थी और एक मुस्तकिल खतरा ले लिया था, और आज भी पाकिस्तान की एक और सरहद गैर महफूज होने की तरफ जा रही है और यही खतरा बदस्तूर मौजूद है। तो पाकिस्तान को बड़े होश के साथ फैसला करना पड़ेगा, लेकिन फैसला तो हो चुका, पार्लियामान में डिस्कस ही नहीं किया। यानी जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहा था तो पार्लियामान में पाकिस्तान ने डिस्कस नहीं किया। पार्लियामान में डिस्कस करते तो यह शर्त रखी जाती कि अगर सऊदी अरब किसी हमारे दोस्त हमसाया मुसलमान बरादर इस्लामी मुल्क से लड़ेगा तो हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर किसी दुश्मन से लड़ेगा तो लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। कोई कंडीशन रखी जा सकती थी ना, लेकिन कंडीशन रखी नहीं गई। यह कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला क्या सऊदी अरब पर हमला होगा या नहीं होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अब इसको ना हमारे मौलवी, ये जो दरबारी मौलवी हैं पाकिस्तान के अंदर बेशुमार, ये इसको मक्का और मदीना की हिफाजत करार देंगे। वो कहेंगे जनाब कि हम तो हरम की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। ऐसे ऐसे शेर आपको मौलवियों ने सुनाने ना, ऐसा ऐसा आपको जज्बाती करना है ना कि जैसे मक्का और मदीना को खतरा इसराइल से नहीं है, ईरान से है। अब ये मौलवी आपको ये कहानियां सुनाएंगे और आपको लड़ाई की तरफ रागिब करेंगे अगर ये माहौल बन गया तो। मैं कंडीशन अभी भी रख रहा हूं, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों उम्मीद है कि शायद कोई होश के नाखून ले और इस लड़ाई से पाकिस्तान को बचाया जाए, लेकिन बज़ाहिर चीजें उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की फैसिलिटीज मांगी है ना, उधार मांगा कि 5 अरब डॉलर तो उधार दे दो, हमारे अकाउंटों में आप रख दें 10 साल के लिए। कुछ और चीजें भी मांगी हैं, IMF के वाले से भी मदद मांगी है, और साथ में 5 अरब डॉलर का उधार तेल भी आप हमें दे दें, फैसिलिटेट कर दें। जिस तरह पाकिस्तान ने मांगा है, इससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान एक सौदेबाजी कर रहा है। अब मक्का और मदीना तो कोई खतरे में है नहीं, और ईरान से तो मक्का और मदीना को खतरा होना नहीं चाहिए, मुसलमान तो सारे उसकी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है अरब ममालिक में जिसके बाद इस लड़ाई का जवाब बन जाएगा। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा अरब ममालिक में जिसके बाद लड़ाई का जवाब पैदा कर दिया जाएगा या लड़ाई का जवाब बन जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, वो बड़ी प्रो इसराइल है। मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान वो सारी चीजें कर रहा है जिससे इसराइल को फायदा हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाना, अमेरिका को दरख्वास्त करना कि हम अपनी फौज भेजना चाहते हैं गाजा में, फिर सऊदी अरब के साथ एक दिफाई इत्तेहाद में जाना, फिर इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नाम लिए बगैर करना, उनका यानी नाम भी ना लेना, उनकी मजम्मत भी ना करना, फिर ईरान की मजम्मत करना कि वो अमरीकी अड्डों पर अटैक क्यों कर रहा है। ये सारी चीजें ना इसराइल को बहुत फायदा दे रही है, और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा तो इसराइल और पाकिस्तान जब शाना बशाना लड़ेंगे तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर तो वाकई ये सिचुएशन बन जाती है तो ईरान जो है ना, वो बार बार यही कह रहा है कि पड़ोसी अरब ममालिक की सरजमीन हम पर हमलों के लिए बदस्तूर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में ना एक और बड़ी खौफनाक कार्रवाई डाली जा रही है। कुछ नए अकाउंट्स बने हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे, ये जरा आपने गौर करना है और आपने देखना है, क्योंकि जो हमारे दोस्त एनालिसिस करते हैं उन्होंने ये रिपोर्टें बना ली हैं। मेरी टीम ने भी मुझे आगाह किया है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे नए अकाउंट्स बने हैं और ये शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर सामने आए हैं, और ये दर्जनों की तादाद में एक एक अकाउंट ट्वीट्स कर रहा है और शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में फैलाना चाह रहा है। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो अहले तशी बरादरी है, हमारे भाई हैं, वो ईरान के साथ उनकी एक थोड़ी सी वाबस्तगी है और एक अकीदत है। लेकिन अभी जिस तरह से ईरान ने ये लड़ाई लड़ी है, या इससे पहले पिछले साल जून में लड़ी थी 12 दिन की, या इसके अलावा ईरान ने जिस तरह फ़लस्तीनी या फ़लस्तीनियों के कॉज के लिए आवाज़ उठाई है पूरे मुस्लिम उम्मा से बढ़ के, तो जो अहले सुन्नत पाकिस्तानी है उन सबके दिलों में बड़ी कदर बढ़ गई है ईरान की, और बहुत ज़्यादा एक भाईचारा और इत्तेहाद की फ़िज़ा बनी है पाकिस्तान में पहली मरतबा। अब इस फ़िज़ा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है अपने मज़मूम मकासद के लिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ऐसे अकाउंट्स को फ़ौरन ब्लॉक करें, इनको रिपोर्ट करें, और इसके अलावा 2-4 बड़े अकाउंट्स भी हैं, वो भी यही कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, बारीक वारदातें। तो आपने शिया सुन्नी फसाद से और फिरका वारियत से पाकिस्तानियों बचना है, आपने इसका हिस्सा नहीं बनना। जब दुश्मन बम मारता है तो वो ये नहीं देखता कि ये शिया या सुन्नी है, जब वो आपके ऊपर अटैक करता है, जब गुर्बत आती है तो वो ये नहीं देखती कि ये शिया या सुन्नी है। जब कोरोना वायरस आया था तो वो ऐसा नहीं करता था कि मैं शिया को लगूंगा और सुन्नी को नहीं लगूंगा। ये बात ज़हन में रखना कि हम सब मुसलमान हैं, भाई भाई हैं, हमारा एक वतन है, हमें आपस में अपना इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखना है। ये हमें तकसीम करने की कोशिश करेंगे, और वजह क्या है? पैसा। वजह क्या है? मफाद। वजह क्या है? पाकिस्तान को एक नई जंग के अंदर झोंक देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मजम्मत को कंडीशनल कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, ये जो अरब ममालिक के ऊपर अटैक हो रहे हैं ये भी गलत है, और जो अटैक ईरान के ऊपर हो रहे हैं वो भी गलत है। उन्होंने कहा दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से वो वाबस्ता है, लिहाजा आप ये नहीं कर सकते कि एक चीज को आप गलत कहें और दूसरी चीज को आप गलत ना कहें। तो नेतन्याहू के बारे में मैं आपको बता रहा था कि उसके बारे में पाकिस्तान के जज्बात खासे नरम हो गए, और नेतन्याहू को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में दिखाया जाता है, नेतन्याहू के बयानात पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर चलाए जाते हैं, नेतन्याहू के लोगों के साथ शहबाज शरीफ साहब जाकर मिलते हैं, और कमाल शहबाज शरीफ साहब ने दिल बड़ा किया और ज़बरदस्त ताल्लुकात इसराइल के साथ या इसराइल के हमायतियों के साथ इन्होंने इस्तवार किए हैं, कमाल तरीके से किए हैं। और जो एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश भी पूरी हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश थी, वो हमेशा से इसराइल को एक महफूज मुल्क देखना चाहते हैं, एक मजबूत मुल्क देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तमाम ताकतवर इस्लामी ममालिक इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, और डोनाल्ड ट्रंप को उसमें खासी कामयाबी हासिल हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया कि उससे बेहतर दोस्त कोई भी इसराइल का दुनिया में नहीं हो सकता। तो नेतन्याहू के खिलाफ बात कर रहे थे इकबाल अफरीदी साहब कौमी असम्बली में, मुबैना तौर पर ये सारे सोशल मीडिया पर लान तान हो रही है, तो इन्होंने जनाब बंद कर दिया, आवाज़ ही बंद कर दी। अब आप नेतन्याहू के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, कैसा है, कौमी असम्बली में नेतन्याहू के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, ये हालात है। तो नाज़रीन, अब मैं जाते जाते आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें चूरन कैसे बेचा गया, और एक दफ़ा नहीं बार बार बेचा गया। थोड़ा अर्सा पहले हमें, अब से कोई 1-1.5 महीना पहले हमें कहानी सुनाई गई कि पाकिस्तान का कोई 12 अरब डॉलर कहता था, कोई 15 अरब डॉलर कहता था, कोई 20 अरब डॉलर कहता था कि पाकिस्तान जनाब असला बेचने जा रहा है, हमारे जहाज़, हमारी चीज़ें, हमारे वेपन, हमारे मिसाइल हम दुनिया को बेचने जा रहे हैं। ये अरबों डॉलर की कहानी हमें सुनाई गई, नंबर 1। नंबर 2, फिर दोबारा से हमें एक और चूरन बेचा गया कि जनाब मादनियात ही इतनी निकल आई कि मट्टी बेच के अरबों डॉलर कमा लेंगे, 16 अरब डॉलर इधर से आ जाएगा, 250 अरब डॉलर की वो वाली मादनियात पड़ी है, 300 अरब डॉलर की वो वाली मादनियात पड़ी है। हमें कहानियां सुना सुना के इन्होंने मादनियात की कौम को एक और चूरन बेचा। फिर इन्होंने कहा जी ग्रीन इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, कोई 15 अरब डॉलर इससे भी आने वाला है, तो हम तो बड़ा पैसा कमाएंगे। फिर कहा जी हमने SIFC बना ली है, 100 अरब डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी तो फौरी तौर पर पाकिस्तान में आ रही है। और शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी के नाम पे दौरे कर करके बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, लेकिन टके की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, ना सरमायाकारी आई, ना कुछ दौलत आई, कुछ पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। डॉलर कर दे, इनका बेड़ा गर्क हो गया। और अब एंड में निकला क्या कि जनाब हमें उधार पैसे दे दें, हम आपकी जंग लड़ लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।